हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था ट्रांजिशन कर्व के कॉन्सेप्ट्स को। उसके कंटिन्यूएशन में एक और भी चीज रह गई है जो मैं आपको पढ़ाता हूं अभी, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग सेटबैक का क्राइटेरिया। आप समझो, एक टर्म होती है उसको बोलते हैं हम लोग कर्व रेजिस्टेंस। लेकिन कर्व रेजिस्टेंस आप तभी समझ पाएंगे जब आप ये समझेंगे कि ट्रैक्शन फोर्स क्या होती है और पुलिंग फोर्स क्या होती है। जैसे कि कभी भी किसी व्हीकल की बात करो तो उस व्हीकल में दो एक्सल हैं, फ्रंट एंड रियर। ज्यादातर व्हीकल में जो फ्रंट एक्सल होती है वो तो डायरेक्शन देती है, लेकिन रियर एक्सल इज यूज फॉर पावर ड्राइविंग। तो क्या है ना कि पावर का जो डेरिवेशन, मतलब कि इंजन जो पावर ड्राइव करती है वो पावर रियर एक्सल पे ट्रांसफर करती है। तो आप यहां पे समझो कि ट्रैक्शन फोर्स, वो फोर्स जिसके कारण व्हीकल आगे की तरफ पुल होती है, आगे की तरफ मूव होती है, वो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं ट्रैक्शन फोर्स। और उस ट्रैक्शन फोर्स की अगर बात करें तो वो ट्रैक्शन फोर्स जो जनरेट हो रही है वो हमेशा रियर एक्सल से हो रही है ज्यादातर व्हीकल में। अब यहीं पे आप सोचो कि रियर एक्सल पावर जनरेट कर रही है, लेकिन गाड़ी का डायरेक्शन चेंज कौन करती है? फ्रंट वाली एक्सल। तो यहां पे डायरेक्शन मैच नहीं कर रहा है। आप जरा सोचो कि ऐसा है कि रियर वाली एक्सल ने पावर ड्राइव किया और फ्रंट वाली एक्सल ने डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है कि जितनी पावर एक गाड़ी डेराइव करती है उतना पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाती। उस केस में आप यहां पे देखोगे क्या कि द जनरेटेड ट्रैक्शन and the utilized traction will not be same. Whatever is the difference between these two, जो unutilized रह गया, जिसका यूज आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कर्वेचर पे, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रैक्शन। दैट इज नोन एज द कर्व रेजिस्टेंस। लेकिन अब जरा यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल समझो। मैं अगर आपसे ये बोलूं कि कोई व्हीकल है, स्ट्रेट लाइन रोड पे मूव कर रही है, एक एग्जांपल ले लो। हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना वो है कर्व रेजिस्टेंस। अब कर्व रेजिस्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले एक हमने आपको एग्जांपल दिया है, फ्रंट एंड रियर का एग्जांपल मैंने आपको पिछली क्लास में भी दे रखा था। ये है फ्रंट टायर सिस्टम, ठीक है, और वहीं पे यहां दिखा रहा हूं रियर टायर सिस्टम। ये देखो, ये रियर टायर सिस्टम ऑन रियर एक्सल, ठीक है। अब होता क्या है, पहले आप समझो इस बात को। होता क्या है, ये बीच में जो शाफ्ट लगी है, होता क्या है कि इंजन जो पावर ड्राइव करती है ना, इंजन जो पावर ड्राइव करती है वो पावर को ट्रांसफर करती है रियर एक्सल की तरफ। आपको ना ये दिखाई भी दे देगा, अगर ट्रक्स वगैरह के पीछे देखो ना तो उसमें आपको क्या नजर आएगा कि आगे इंजन से एक रियर जो पीछे वाली एक्सल है उसमें एक टैंडम हुआ, ये ऐसे मूव कर रही है और चक्का ऐसे मूव करती है। तो आप वहीं पर समझो कि आप जो एक्चुअल पावर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो इंजन से रियर एक्सल पे हो रहा है ट्रक्स के केसेस में। हम लोग कमर्शियल व्हीकल की बात करते हैं, कार्स वगैरह की बात करो तो सभी पे होता है, लेकिन हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो एक्चुअल जिसके कारण रोड आप डिजाइन करते हो जिसके लिए, आप उसकी बात कर रहे हैं, विच इज ट्रक। मैं बोलूं कि ट्रक के केस में आप देखोगे क्या कि ये जो रियर वाली एक्सल है दिस विल डिराइव द पावर। और होगा क्या कि अगर ये टायर ऐसे मूव करेगी ना तो पावर जो आपको मिलती है बिल्कुल इस तरीके से मिलती है। सो यू विल गेट व्हाट हियर, दिस इज द पावर, समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारा ट्रैक्शन फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा आ गया। अब मैं बोलूं कि गाड़ी को ट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में मिला है, मतलब कि जो इंजन, जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, चाबी लगाया, गाड़ी स्टार्ट किया, देन व्हीकल विल स्टार्ट मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट के कारण द फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर दिस मूवमेंट इज नोन एज द ट्रैक्शन फोर्स। इट इज एक्चुअली इन दिस मूवमेंट डायरेक्शन एंड सपोज द व्हीकल इज आल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो होगा क्या कि ट्रैक्शन जनरेटेड एंड ट्रैक्शन यूटिलाइज्ड बोथ आर सेम। तो यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आप सोचो ना यहाँ पे कि मैं बोलूं कि पावर इसी डायरेक्शन में मिला है और आप मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हो, तो उसमें कोई लॉस नहीं हुआ ना। आप इधर मूव करना चाहते हैं और इधर का ही पावर आपको मिला हुआ है, तो ट्रैक्शन फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, यू आर आल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देयर इज नो एनी रेजिस्टेंस। That means what? Whenever you are moving on a straight road path, there is no any loss of the traction force. But whenever we talk about the movement of vehicle on horizontal curve, due to movement of the vehicle on horizontal curve, the front axle will change its direction. And then you will see what? कि जैसे ये direction change की, the movement direction will be different and the traction force direction will be different. So in the direction of movement you will not be able to use a complete traction force. You will only be able to use the part of the traction. Right? So the remaining traction which is unutilized known as the curve resistance. So now I will show you similar diagram on curve. यहाँ पे तो कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन वहीं पे अगर मैं अब आपको हॉरिजॉन्टल कर्व की बात करूं तो ये रही कोई व्हीकल और मैं सिर्फ आपको टायर का फंक्शन दिखाता हूं। सो आप समझो कि ये है रियर एक्सल,
रियर एक्सल, और वहीं पे इसका जो ट्रैक्शन फोर्स मिलेगा ना, वो ट्रैक्शन फोर्स इसके जस्ट परपेंडिकुलर कुछ ऐसा है। दिस इज द ट्रैक्शन फोर्स T, ये कुछ ऐसा है। तो आप समझो कि रियर एक्सल है। अगर यही इसी का अगर मैं फ्रंट एक्सल दिखाऊं तो मैं आपको फ्रंट एक्सल भी दिखाता हूं। ये है फ्रंट एक्सल, और इसने डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो टायर का डायरेक्शन है ये कुछ ऐसा चेंज हो गया। लुक एट दिस। अब जरा सोचो कि ये गाड़ी है, मैं ना आपको बॉटम व्यू दिखा रहा हूं, अब मैं आपको सिर्फ टायर का फंक्शन दिखाया हूं। तो आप जरा यहां से सोचो कि जो आपको ट्रैक्शन मिली ना, वो ट्रैक्शन मिली है आपको इस डायरेक्शन में, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन टू द व्हीकल के लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में आपको ट्रैक्शन मिल गई। और जैसे ही टायर ने डायरेक्शन चेंज किया, तो टायर ने डायरेक्शन चेंज किया तो वो टायर का मूवमेंट तो इधर आ गई। तो टायर का जो मूवमेंट इधर आई है कुछ ऐसा, अब होगा क्या कि यू आर एक्चुअली यूजिंग द ट्रैक्शन इन दिस डायरेक्शन। तो अगर मैं बोलूं कि आपने टर्निंग लिया है अल्फा एंगल से, सपोज द टर्निंग एंगल इज अल्फा, सो कैन यू टेल मी द टोटल जनरेटेड ट्रैक्शन इज T, बट द यूटिलाइज्ड ट्रैक्शन इज जस्ट द कंपोनेंट ऑफ दिस ट्रैक्शन फोर्स ऑन दिस अल्फा डायरेक्शन। तो वो कितनी हो जाएगी? दिस इज T cos अल्फा। अब यहीं पे आपको ये समझ लेना है, ये क्या है जो मैंने लिखा है, दिस वन इज जनरेटेड ट्रैक्शन, ठीक है, जनरेटेड ट्रैक्शन। और ये क्या है? T cos अल्फा यूटिलाइज्ड ट्रैक्शन। तो आप बता दो आखिरकार ऐसा क्यों, टर्निंग क्यों लिया आपने? अल्फा इज द टर्निंग एंगल, अल्फा इज व्हाट? टर्निंग एंगल। तो आप यहीं पे समझो टर्निंग क्यों लिया, क्योंकि जब आप कर्वेचर पे मूव करेंगे किसी हॉरिजॉन्टल कर्व वाले रोड पे, वो भी दिखा दे रहा हूं, आप सोचो कि आपकी जो कर्वेचर है ना वो कुछ ऐसे है, रोड पे कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है कर्वेचर। तो व्हीकल रोड जिस पे आप मूव कर रहे हो वो ऐसी है रोड, देख लो यहाँ पे कर्वेचर। तो आप इस पे स्ट्रेट तो नहीं मूव कर सकते हो ना। आप समझिए एक टर्म होती है व्हीकल इज निगोशिएटिंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व। कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी कभी आप हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव करते हो तो आप टर्निंग को कंटिन्यूअसली ले रहे होते हैं। तो आपने टर्न किया सो दैट यू शुड बी एबल टू मेंटेन योर व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व। सो दैट निगोशिएशन ऑफ कर्व इज व्हाट? यू आर एक्चुअली गिविंग द कंटिन्यूअस टर्न ऑफ एंगल अल्फा। तो वो अल्फा एंगल से कंटिन्यूअसली टर्न कर रहे हो आप किसी कर्व पे, तो आपको जनरेशन जो हो रही है ट्रैक्शन की, दैट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द कर्व यू कैन सी, but you are going to utilize the traction only over the component, only at alpha angle component which is T cos alpha. So actual generated traction is T, ठीक है, and utilized traction is T cos alpha. So यहीं पर डिफाइन होता है कि कर्व रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो कितना है जो यूटिलाइज नहीं है? T था टोटल, उसका सिर्फ T cos alpha आपने यूटिलाइज किया, तो कितना है जो यूज नहीं हुआ है? दैट इज T minus T cos alpha, उसको बोलते हैं हम लोग कर्व रेजिस्टेंस। सो आगे बढ़ते हैं, विल सी कर्व रेजिस्टेंस। इज इक्वल टू T माइनस T cos अल्फा। इसी को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं T इंटू 1 माइनस cos अल्फा, ये हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो मैंने आपको समझाया ना अभी कि ट्रैक्शन क्या है और कर्व रेजिस्टेंस क्या है, अब यहाँ पे कुछ केसेस मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें घुमा फिरा के भी पूछते हैं। जैसे कि आप बताओ यहाँ पे पावर ड्राइव किसने किया, तो आप बोलोगे रियर एक्सल। डायरेक्शन चेंज किसने किया? फ्रंट एक्सल। ज़्यादातर व्हीकल में आपको यही फंक्शन दिखाई देगा। आप कोई सा भी बेसिक व्हीकल से स्टार्ट कर लो, जैसे मैं बोलूँ कि ट्रक में पावर हमेशा पीछे साइड में और डायरेक्शन चेंज फ्रंट। आप बात कर लो बाइक में भी देखो पीछे साइड में। आप बताओ साइकिल तक की बात कर लो, आप अगर बोलो साइकिल तक की बात करो तो मेजर जो पावर ड्राइव होता है वो बेसिकली तो पीछे ही, आपने देखा कि ना चेन का फंक्शन, चेन किससे लगी थी? पीछे वाली व्हील से लगी होती है। सिमिलरली किसी भी व्हीकल की बात करो, लेकिन यहीं पे कुछ ऐसे भी व्हीकल होते हैं जिसमें पावर फ्रंट पे भी होते हैं, रियर पे भी होते हैं। अब उसका फंक्शन अलग हो जाएगा, तो वो वाली केसेस मैं आपको समझाता हूं। मैंने ये जो केस आपको दिखाया, यहां पे अजम्पशन ये था कि वी हैव अ पावर ड्राइविंग
function only in the rear axle and front axle is giving the direction only. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सभी पे पावर हो, जैसे कार्स की बात करो तो सभी पे पावर होती है। अब मैं यहां पे बोलूं, मान लो कि रियर एक्सल एंड फ्रंट एक्सल दोनों ही पावर डिराइव करते हैं, तो पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि जब फ्रंट एक्सल अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी तो डायरेक्शन चेंज करने के बाद पावर भी तो इसी में मिल रहा है। अगर मैं सिर्फ एक एक करके ना एक्सल बाई एक्सल समझो, मैं बोलूं एक ऐसी व्हीकल जिसमें फ्रंट एक्सल एंड रियर एक्सल दोनों में ही पावर हैं, तो पावर अगर आपको फ्रंट एक्सल से मिल रहा है तो फ्रंट एक्सल हैज चेंज इट्स डायरेक्शन, सो नाउ यू विल स्टार्ट गेटिंग द पावर इन दिस डायरेक्शन आल्सो। सो उस फ्रंट एक्सल के कारण चूंकि डायरेक्शन और पावर का डायरेक्शन फ्रंट एक्सल के लिए सेम हो गई है, इसीलिए उस केस में फ्रंट एक्सल के कारण कोई भी कर्व रेजिस्टेंस नहीं आएगी, कोई भी लॉस ऑफ ट्रैक्शन नहीं होगी, लेकिन रियर के कारण फिर से होगी। मतलब यह हुआ, कंक्लूजन यह हुआ कि अगर कोई व्हीकल में फ्रंट एंड रियर दोनों ही पावर ड्रिवन होगा तब भी उसकी कर्व रेजिस्टेंस इतनी ही आएगी जो मैंने लिखा है t माइनस टी कॉस अल्फा। इसी का केस 2, अगर सिर्फ रियर एक्सल पावर ड्रिवन है तब भी इतनी ही आएगी t माइनस टी कॉस अल्फा, क्योंकि फ्रंट के कारण अगर फ्रंट एक्सल पे पावर आ जाए तो उसके कारण लॉस ऑफ ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रंट एक्सल डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में चेंज करेगी उसी डायरेक्शन में पावर आपको फ्रंट एक्सल के कारण मिलने लग जाएगा। तो हमारा कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि कर्व रेजिस्टेंस, आप देखो यहां पे कर्व रेजिस्टेंस क्या था कि फ्रंट एंड रियर दोनों का अलग अलग फंक्शन है। जो फ्रंट वाली होती है वो डायरेक्शन देती है, रियर वाली पावर देती है। अब किसी भी व्हीकल में टर्निंग के टाइम पे पावर इधर मिला, डायरेक्शन इधर चेंज हुआ तो टोटल यूटिलाइज नहीं हुआ, और उसी का डिफरेंस को जो यूटिलाइज नहीं हुआ है उसको हम लोग कहते हैं कर्व रेजिस्टेंस। अब हमने बताया कि अगर मान लो कि फ्रंट वाली और रियर वाली दोनों में ही अगर पावर हो गए तो फ्रंट वाली के कारण कोई लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ रियर वाले के कारण लॉस हो रहा है, तो सेम वैल्यू आ गई। अब एक तीसरा केस मैं बताता हूं। पहला केस तो ये बताया कि रियर एक्सल पावर ड्रिवन, फ्रंट एक्सल डायरेक्शन है सिर्फ, तो उस केस में t माइनस टी कॉस अल्फा। अगर मैं बोलूं कि फ्रंट एंड रियर दोनों ही पावर ड्रिवन हैं तो फ्रंट वाली के कारण कोई लॉस नहीं है, सिर्फ रियर वाली के कारण लॉस है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगी t माइनस टी कॉस अल्फा। आखिरी केस है कि ओनली फ्रंट एक्सल विल हैव द पावर ड्रिवन। तो पहले तो आप ये जान लो कि ऐसी व्हीकल बनाते नहीं है, कोई ऐसा व्हीकल जिसमें सिर्फ फ्रंट पे ही पावर हो, ऐसा बनाओगे ना तो इफिशिएंसी व्हीकल की बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, आप विजुअलाइज करके ऐसे भी सोचो, आप जब पावर ड्राइव करोगे ना तो आपको ज़्यादा विजुअलाइज आएगा। आप जरा सोचो एक बार, एक साइकिल है और साइकिल में जो चेन का फंक्शन है ना वो आपके पैडल से फ्रंट वाले टायर पे देते हैं। जरा सोचो कितना एफर्ट करना पड़ेगा आपको। जिस पे लोडिंग ज़्यादा होती है ना उस पर पावर होना चाहिए, और लोडिंग हमेशा रियर साइड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मूव नहीं कर पाओगे आप। तो आप समझ लो कि अगर ऐसी व्हीकल जिसमें फ्रंट पे पावर दे दिया जाए, ठीक है, उसमें कभी ट्रैक्शन का लॉस ही नहीं होगा, लेकिन इस टाइप की व्हीकल बनाई नहीं जाती है जनरली, क्योंकि इसमें इफिशिएंसी ऑफ व्हीकल बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये ट्रैक्शन फोर्स एंड दिस कर्व रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। तो आप पहले इसको लिख लो, फिर मैं कुछ पॉइंट्स भी आपको लिखा दूंगा। सो यहां से स्टार्ट कर लो। नोट में लिख लो एक, फॉर एनी व्हीकल which has pulling power in front axle, for any vehicle which has pulling power in front axle, there will not be any loss of traction. There will not be any loss of traction due to front axle. There will not be any loss of traction due to front axle, because direction of movement and direction of traction will be same. Direction of movement and direction of traction will be same. ठीक है, चलो ये टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। नाउ विल मूव। मैंने आपको बताया कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा था ट्रांजिशन कर्व, उसका डिटेलिंग आपने देख लिया है, उसके कंटिन्यूएशन में मैंने कर्व रेजिस्टेंस आपको समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं, एक टॉपिक है जो कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का आखिरी टॉपिक भी है, वो है सेट बैक डिस्टेंस। होती क्या है सेट बैक डिस्टेंस, वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। देखो
हेडिंग दे देंगे पहले सेट बैक डिस्टेंस। सेटबैक डिस्टेंस समझो, सेटबैक डिस्टेंस है क्या। कभी भी जब हम लोग बात करते हैं ना किसी भी कर्वेचर की, जब कर्वेचर बनाई जाती है तो आप हमेशा ये चाहते हो कि कर्व इस तरीके से बननी चाहिए कि साइड डिस्टेंस उस पर मेंटेन हो। लेकिन साइड डिस्टेंस जब स्ट्रेट रोड होती है ना तो आप डायरेक्टली मेंटेन कर पाते हो, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हो तो आप जानते हो कि कितना जगह हमें मेंटेन करना है, हमारी ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है वो डायरेक्टली दिखाई दे देती है। स्ट्रेट रोड में रोड स्ट्रेट होने के कारण आगे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपको डायरेक्टली दिखाई दे देती है साइड डिस्टेंस पे। लेकिन अगर कोई कर्व्ड रोड आ जाए, हॉरिजॉन्टल कर्व, तो आप हमेशा टेंजेंशियली देखोगे ना। अब कर्वेचर पे आगे चल के कोई ऑब्स्ट्रक्शन है वो आपको नहीं भी दिख सकती है। अब इसी चीज को अकाउंट करने के लिए एक क्राइटेरिया रखा गया, उसको बोलते हैं हम लोग सेट बैक डिस्टेंस। वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जरा देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये है एक स्ट्रेट रोड, ठीक है, समझिएगा, ये है एक स्ट्रेट रोड और यहां पे एक व्हीकल मूव कर रही है और यहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसको आराम से दिखाई दे देगी ना कि ये यहां से एसएसडी डिस्टेंस से यहां पे हमें आके व्हीकल रोक लेनी है, दिखाई दे दिया। लेकिन वहीं पे अगर मैं दूसरा केस दूं कि जैसे मान लो ये कर्व है, ये कर्व है और यहां पे कोई व्हीकल है और जो ऑब्स्ट्रक्शन है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे वो यहां पे है, ये यहां पे एसएसडी पे एक कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ ऐसा। लेकिन क्या है कि ये देखेगा कैसे यहां से कर्वेचर, आपकी आई की जो विजन है वो ऐसे तो नहीं जा सकती ना, ठीक है। अगर ये जगह खाली मिल गया, ये वाला जगह खाली मिल गया, तब तो आप डायरेक्टली देख पाओगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ ऐसा हो सकता है कि हिल है या फिर कुछ है। अब मैं बोलूं कि जरा सोचो आप यहां पे कि ये ड्राइवर जो यहां पे गाड़ी चला रहा होगा वो यहां से अपने एसएसडी के डिस्टेंस पे, ये यहां से यहां तक एसएसडी है, एसएसडी के डिस्टेंस पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको वो देख ही नहीं पा रहा है। आपको याद है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जब मैंने बताया था आपको, तो वहां पे एक चीज हमने पढ़ाया था कि जब भी हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करते हैं तो है क्या कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है देन यू शुड बी एबल टू स्टॉप योर व्हीकल बिफोर दैट ऑब्स्ट्रक्शन। यही था ना, जिसके कारण आप स्टार्ट कैसे करते थे कि द मोमेंट यू सी द आई विल ऑब्जर्व, दैट इज कॉल्ड एज द परसेप्शन। फिर होता था इंटरैक्शन, फिर इमोशन, फिर वॉल्यूशन, जिसको रिएक्शन टाइम कहते थे आप। वो स्टार्ट कैसे होती थी जब तक आप ऑब्स्ट्रक्शन को देखते थे उसके बाद। लेकिन आप बताओ कि आपका एसएसडी डिस्टेंस है, आपको रुकने के लिए एसएसडी चाहिए और आप अभी तक अपने ऑब्स्ट्रक्शन को देख ही नहीं पाए हो, तो क्या जो प्रोसीजर है एसएसडी का वो शुरू हो पाएगा? अब उस केस में आप जब यहां पहुंचेंगे ना तब आपको दिखाई देगा अच्छा यहां पे तो ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन तब तक डिस्टेंस इतनी कम है कि आप एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम समझो आप कि कभी भी जब रोड बनाई जाती है ना, ठीक है, देन हर एक एसएसडी को मेंटेन करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द एसएसडी, विजिबिलिटी मस्ट बी क्लियर बिटवीन द व्हीकल टू द ऑब्स्ट्रक्शन। ड्राइवर से ऑब्स्ट्रक्शन की विजिबिलिटी हमेशा क्लियर होनी चाहिए ताकि एसएसडी या फिर साइड डिस्टेंस मेंटेन कर सको आप। अब मैं बोलूं कर्व पे मैं एसएसडी मेंटेन करके चलना चाहता हूं इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सीडेंट। आप जानते हो ना भाई, रोड पे आप मूव करोगे तो इस तरीके से मूव करोगे ना कि कोई व्हीकल, कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो मेरी एक्सीडेंट ना हो जाए उससे। देयर शुड नॉट बी एनी एक्सीडेंट विथ एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द रोड। इसी हिसाब से आप मूव करते हो। सो आप सोचो कि ये कंडीशन तो तभी आएगी ना जब आपको ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। अगर यहां पे मूव करते करते आ जाओ और यहां पे आके देख रहे हो अच्छा यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये तो सडनली विजिबल हुआ आपको, और इस केस में आप अगर आगे मूव कर भी गए तो आप जरा सोचो कि अब आपको जो स्पेस मिली है ना वो एसएसडी से कम है। तो यहां पे मूव करते करते परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन, वॉल्यूशन, ब्रेकिंग करते करते एक्सीडेंट। होना कितना चाहिए स्पेस? दिखना तब चाहिए जब आपके पास एसएसडी होना चाहिए। मतलब कि whenever you have a distance between your vehicle to the obstruction as SSD, then visibility must be clear। तो यहां से यहां तक विजिबिलिटी कैसे क्लियर होगी? अगर मैं बोलूं कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर मैं यहां पे इसको ऑब्स्ट्रक्शन को रखूं ही ना, ये डायरेक्टली भी तो देखा जा सकता था अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती तो। और इसीलिए रोड बनाते समय करते क्या है ना कि ऐसा बनाते ही नहीं है, ऐसा बनाते हैं कि एक कर्व बनाया ऐसा, ठीक है, और इस पे एसएसडी मेंटेन किया, तो एक व्हीकल यहाँ पे है, ठीक है, और इसका एसएसडी यहाँ पे है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे है, देख लो आप, कोई ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे है
मैं बोलूं कि ये जो आप डिस्टेंस है वो कितना है, एस एस डी, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एस एस डी। सो ये विजिबिलिटी क्लियर डायरेक्टली कर दी, कर्व पे हो नहीं पाती है इसलिए इसको डायरेक्टली क्लियर विजिबिलिटी दिखाई जाती है कि ये विजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल शुड बी एबल टू सी द ऑब्स्ट्रक्शन एंड दैट इज व्हाई देयर शुड नॉट बी एनी बिल्डिंग और एनीथिंग इन दिस एरिया। और यही वो लाइन है जिसको आपने ज्योमेट्रिक डिजाइन के क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में बिल्डिंग लाइन के नाम से पढ़ा था। ये वही बिल्डिंग लाइन है। इस लाइन से पहले इधर अगर मैं बिल्डिंग बना दूं यहां पे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। आप जरा सोचो, यहां पे अगर मैं बिल्डिंग बना दूं तो ये विजन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया इसका, वो देख ही नहीं पाएगा किसी ऑब्स्ट्रक्शन को जो उसके एसएसडी के डिस्टेंस पे है। ही विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज एनी ऑब्स्ट्रक्शन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ साइड डिस्टेंस। And that is why what we do, we actually try to maintain the visibility from the driver of the vehicle to the obstruction, and that is why we always make any building after this line of visibility। इधर बनाएंगे हम लोग obstruction, कुछ ऐसा। So अब मैं बोलूँ कि इसमें सेटबैक डिस्टेंस क्या है, तो इट इज बेसिक। अब मैं समझा रहा हूँ, प्रॉब्लम समझ लिए ना। प्रॉब्लम क्या है कि विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो पा रही, कर्वेचर पे विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, मतलब ड्राइवर को ऑब्स्ट्रक्शन एसएसडी डिस्टेंस पे दिखाई नहीं दे पा रही थी। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि मैं रोड को ऑब्स्ट्रक्शन से एक डिफरेंस रख के बनाऊं, ये वाली डिफरेंस, ये देखो m, और ये जो m डिस्टेंस है ना, ये m डिस्टेंस जो देख रहे हो, दिस m डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ सेटबैक। अब मैं आपको इसी का दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं, समझो कि सेटबैक का कहने का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। इट इज बेसिकली द क्लियरेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ रोड टू द ऑब्स्ट्रक्शन। ये है सेंटर लाइन ऑफ रोड से लेकर के इस वाले ऑब्स्ट्रक्शन, ये क्या हमने बताया, ऑब्स्ट्रक्शन। इट इज बेसिकली द क्लियरेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ रोड टू ऑब्स्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन द साइड डिस्टेंस ऑन द कर्व। जब आप कर्व पे मूव करते हैं ना, तो आप साइड डिस्टेंस को प्रॉपरली मेंटेन करो, इसके लिए विजिबिलिटी क्लियर होना चाहिए। तो ये ड्राइवर को ये ऑब्स्ट्रक्शन दिख जाना चाहिए, ये वाला ऑब्स्ट्रक्शन दिख जाना चाहिए। ये दिखेगा तभी ना जब इस वाले ऑब्स्ट्रक्शन से कर्व के बीच में एक डिफरेंस रही होगी, और इस पर्टिकुलर डिफरेंस को हम लोग सेटबैक डिस्टेंस कहते हैं। अब आपको आइडिया क्लियर हो गया कि सेटबैक डिस्टेंस इज बेसिकली the clearance distance in the inner side of the curve which we maintain just to provide the SST or just to provide the side distance on the horizontal curve। ठीक है, आई होप कि इट इज क्लियर टू यू नाउ। अब यहाँ पे ना मैं आपको यहाँ पे कई सारे एग्जांपल दिखाया था, आप देख लो, इसमें आसानी से विजिबिलिटी मेंटेन होती है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस वाले में दिक्कत है, जरा सोचो, इस वाले में विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बन जाते हैं। उसी का सोल्यूशन क्या है कि इस कर्व से इस ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस मेंटेन करो, और उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटबैक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा डिफरेंट, ये इस वाले डायग्राम को सिर्फ बना लो, ओनली दिस। इस डायग्राम को बना लीजिए पहले। यहाँ पे m क्या है, सेटबैक। इस वाले डायग्राम को बना लीजिए। चलो इसका ना डेफिनेशन भी लिख लो, लुक एट दिस। देखो क्या लिखा है, सेटबैक डिस्टेंस इज द क्लियरेंस डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व टू एन ऑब्स्ट्रक्शन। Center line of horizontal curve to an obstruction on the inner side of curve to provide adequate side distance at horizontal curve. This is what I told you. ठीक है, कंप्लीट कर लो, लिख लो इसको। ठीक है, अब ना एक चीज और समझ लो कि जब भी हम लोग बात करते हैं तो वो कहां से कहां तक है, देख लो, सेंटर लाइन ऑफ रोड से, ठीक है, टू एन ऑब्स्ट्रक्शन, यहां तक की डिफरेंस है। तो ये वाली बात ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको इसके कुछ केसेस दिखाता हूं। केसेस क्या हो सकती है कि साइड डिस्टेंस कितनी है और कर्व की लेंथ कितनी है। अब यहाँ पे कर्व का लेंथ का मतलब समझ लेना कि जो कर्व हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल कर्व, वो सर्कुलर शेप में है। इसमें अवॉइड किया गया है ट्रांजिशन को, सिर्फ कैलकुलेशन की जाती है इस चीज़ को मानते हुए कि आपके पास जो ट्रांजिशन, सर्कुलर एंड ट्रांजिशन सब मिलाकर के एक कर्व है, दैट इज सर्कुलर। सिंपल मतलब कि इसी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा किया गया है। तो अजम्पशन ये है कि आपके पास सर्कुलर कर्व है और स्ट्रेट है, ठीक है, लेकिन उस सर्कुलर कर्व के अंदर आप जानते हो कि सर्कुलर जिसको माना गया है उसमें
ट्रांजिशन, सर्कुलर एंड ट्रांजिशन है, ऑल टुगेदर इट इज अज्यूम्ड एज सर्कुलर फॉर दिस सेटबैक डिस्टेंस कैलकुलेशन। अब मैं यहां से इसके केसेस दिखाता हूं, आपने डेफिनेशन लिख लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द केसेस हियर। केस 1, when LC is greater than SD, when LC is greater than SD। अब यहां पे समझ लो कि LC क्या है। LC is basically length of curve। अब मैंने आपको पहले ही बोला था ना अभी कि लेंथ ऑफ कर्व कहने का मतलब कौन सा कर्व, सर्कुलर, ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन, सर्कुलर एंड ट्रांजिशन ऑल टुगेदर को अज्यूम कर लिया गया है सर्कुलर, सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ सर्कुलर दिखाऊंगा, तो आप उसमें ट्रांजिशन मत ढूंढने लगना क्योंकि हमने उसी में सब मैच कर रखा है। ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए ऐसा किया गया है। आगे देखो, एस डी इज द साइड डिस्टेंस, एस डी इज द साइड डिस्टेंस। वहीं पे आर इज रेडियस ऑफ कर्व, आर इज रेडियस ऑफ कर्व। और अब थोड़ा सा मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ कि किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। सो इसे एनालाइज करने के लिए समझो, पहले हमने माना है LC ग्रेटर देन SD है। सो आपके सामने यहाँ पे एक कर्वेचर है, लुक एट दिस। ठीक है, ये है कर्वेचर और इसमें ठीक है, आपके सामने ये कर्व है। सो अभी आप देख सकते हो ये है कर्वेचर, और इस कर्वेचर में मैं बोलूँ कि कहीं पे भी कोई व्हीकल मूव कर रही है और उसको ऑब्स्ट्रक्शन, आई विल शो यू कि सपोज देयर इज अ व्हीकल व्हिच इज मूविंग लाइक दिस। अब यहाँ पे व्हीकल देख लो और वहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन देख लो आप। सो हियर देयर इज अ व्हीकल, ये हो जाएगी लाइन ऑफ विजिबिलिटी, और यहाँ पे कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। डायरेक्शन पे मत जाना, वन वे रोड है मान लो, टू वे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके समय व्हीकल इधर से आ रही होगी और एक व्हीकल इधर से आ रही होगी। ठीक है, डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको व्हीकल, आपकी मर्जी है, व्हीकल यहाँ रख लो, ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ रख लो, या फिर व्हीकल यहाँ रख लो और ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारी कैलकुलेशन पे। ठीक है, आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसा दिखा रखा मैंने। तो मैं सबसे पहले आपको ये दिखा दूँ कि जो साइड डिस्टेंस है ना, वो एक्चुअली क्या है, वो आप देखो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है। सो दिस साइड डिस्टेंस इज बेसिकली हियर साइड डिस्टेंस S, ये कुछ ऐसा है, लुक एट दिस। अब इस केस में इफ आई आस्क यू, ये है सेंटर लाइन ऑफ रोड जो आप देख रहे हो, ये है सेंटर लाइन ऑफ रोड। ठीक है, और वहां से ऑब्स्ट्रक्शन तक, ठीक है, आई विल शो यू। डायग्राम देखो, कुछ ऐसा है। सो अगर मैं बोलूं कि ऑब्स्ट्रक्शन कहां पे है, आई विल शो यू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑल्सो। सो आप सोचो कि यहाँ पे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो मैं पूछूं कि सेटबैक डिस्टेंस कहाँ होगी। दिस इज व्हाट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो सेटबैक डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगी वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। सो यू कैन सी कि सेटबैक डिस्टेंस बेसिकली यहाँ से ले करके ये वाला जो येलो कलर से मैं शो कर रहा हूँ, दिस वन इज द सेटबैक डिस्टेंस m। आप सोचो कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द साइड डिस्टेंस ऑन द कर्व, व्हीकल से ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में कितना मेंटेन किया, s इज द साइड डिस्टेंस। ये जो s साइड डिस्टेंस है ना,
इट कैन बी SST, OST एंड IST। मैं बोलूं कि इस साइड डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए आपने मेंटेन किया, मेंटेन करने की वजह से आपको कितना सेटबैक चाहिए, तो ये m है वैल्यू हमारी सेटबैक की। इस m की वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो अब आप डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इट इज द क्लियरेंस डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ रोड टू द ऑब्स्ट्रक्शन, दिस इन ऑर्डर टू मेंटेन द एडिक्वेट साइड डिस्टेंस ऑन द कर्व। अब हम लोग करेंगे क्या, m की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन m की वैल्यू निकालने से पहले थोड़ा सा और एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। आप ना एक चीज समझो कि आपने यहां पे एक चीज लिखा है कि LC ग्रेटर देन SD है। सिग्निफिकेंस क्या है कि LC ग्रेटर देन SD है कि कर्व की लेंथ बड़ी है यहां पे और साइड डिस्टेंस छोटी है। आप पहले देख लो इस वाले डायग्राम में, आर यू एबल टू सी कि कर्व की लेंथ यहां पे बड़ी है और साइड डिस्टेंस छोटी है। आप देखो साइड डिस्टेंस के बाहर भी ये कर्वेचर है और ये कर्वेचर है। ये जो टर्म लिखा गया ना कि LC ग्रेटर देन SD, वो सिर्फ इसलिए लिखा गया है ताकि आप ये समझ सकें कि जहां तक साइड डिस्टेंस है वहां तक नेचर सर्कुलर है। आप सोचो ना कि साइड डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक है तो इसका नेचर क्या रहेगा, सर्कुलर, क्योंकि कर्वेचर के ऊपर ये साइड डिस्टेंस आ रही है। दैट LC इज ग्रेटर देन SD, SD यहां पे साइड डिस्टेंस है, उसी को मैं S लिख रहा हूं। तो मैं मेंशन भी कर देता हूं, साइड डिस्टेंस इज बेसिकली S, याद रखना है। अब यहां पे आगे बढ़ने से पहले कुछ नोटेशंस आई विल राइट हियर। सो नोटेशंस मैं यहां पे लिखता हूं, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, दिस आई एम राइटिंग एज A पॉइंट, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट सेंटर लाइन ऑफ रोड इज C और ये वाला पॉइंट इज D और फिर ये वाला पॉइंट इज B, ठीक है। और वहीं पे ये सेंटर इज O। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको सारे पॉइंट्स तो क्लियर हो गए और आपको ये भी मालूम है कि ये CD है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं पूछता हूं कि यहाँ पे अभी जो बताने जा रहा हूं ना, उसको ध्यान से देखिएगा। एक थोड़ा सा एक स्मॉल चेंजेस है, जो चेंजेस है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। लुक एट दिस। जो रेडियस ऑफ कर्व हम लोग बोलते हैं ना, वो रेडियस ऑफ कर्व कहाँ से बोलते हैं, ठीक है। कभी भी जब रेडियस टर्म यूज करते हैं कहाँ से होती है, उसकी सेंटर लाइन होती है। अभी रेडियस लिखा था हमने, कितनी रेडियस है, R, किसकी होगी, रोड के सेंटर लाइन की। और अब मैं इस वाले ये जो पर्पल कलर की लाइन है ना, उसकी रेडियस लिखूं, और उससे पहले मैं यहाँ पे एक डिफरेंस लिखता हूं कि इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है ना, ये है D। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये भी हो जाएगी D, ये 2D है तो ये भी D और D हो जाएगी, ठीक है। अब इस बात को समझाने के लिए मैं अलग से एक डायग्राम आपको पहले दिखाता हूं। लुक एट दिस। मान लो कि ये रोड है, ठीक है, और ये उसका सेंटर लाइन है। मान लीजिए कि 2 लेन रोड है और ये सेंटर लाइन है। उस केस में मैं पूछूं कि जो गाड़ी मूव करेगी वो ऐसे मूव करेगी ना, इधर से एक व्हीकल मूव कर रही होगी, ठीक है, और वो ये वाली लाइन होगी, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द व्हीकल। एक व्हीकल इधर से मूव करेगी और ये वाली लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी। तो आप जरा सोचो, ये है लेन नंबर 1। आप इस बात को देखो, यहीं पे मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि दिस इज लेन 1 और ये हो जाएगी लेन 2। सो आपके पास ये जो रोड है वो 2 लेन की रोड है ना, लेन 1 एंड लेन 2। मैं पूछूं विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो आप जानते हो कि विड्थ कितनी होनी चाहिए। कितना लिखोगे आप, 2 लेन की विड्थ जानते हैं, 7 मीटर एंड 7.5 मीटर। लेकिन यहां पे एक चीज और हमने बोला कि भाई यहां पे ना D की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसको हमने D कहा। किसको बोला था D, सेंटर लाइन ऑफ रोड और व्हीकल की ट्रेवल लाइन। इसको हमने मान लिया कि ये हमारी D है वैल्यू। सो दिस वन इज D। ये यहां से यहां तक D है। तो आप खुद बताओ, ये भी कितनी बची D, ये भी कितनी हो जाएगी D, ये भी कितनी हो जाएगी D। हमने ये जो व्हीकल की ट्रैवल है लेन के सेंटर पे अज्यूम किया हुआ है। अगर व्हीकल की ट्रैवल आप लेन के सेंटर पे अज्यूम करेंगे तो D D D D 4 बार आ गया। तो D की वैल्यू मैं ऐसा लिख सकता हूं, टोटल विड्थ अपॉन 4। तो अगर ये स्ट्रेट रोड है तो कैन आई राइट D इज इक्वल टू W/4। ऐसा हो जाएगा क्या, आप देखो ना, ऐसा लिख सकते हो कि टोटल है W, ये है टोटल W, तो 4D इक्वल टू W, D इक्वल टू W/4।
सिंपल। अब इसी चीज को ना थोड़ा यहां पे देखो और आप मुझे बता दो, यहां पे मैंने कर्वेचर पे बताया है, ये कर्व्ड रोड है और कर्व्ड रोड पे इसी सेंटर लाइन ऑफ रोड और व्हीकल की जो डायरेक्शन है मूव करने की, सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन, ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन है। तो सेंटर लाइन ऑफ रोड एंड सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमने डी लिखा है। तो डी अगर मान लेते हैं ये 2 लेन रोड है तो डी की वैल्यू क्या लिखोगे आप? तो आप लिखोगे W टोटल विड्थ अपॉन 4। लेकिन कर्व पे जो टोटल विड्थ होती है वो W नहीं होती, वो होती है W प्लस WE। आपने लास्ट क्लास में या तो लास्ट क्लास में आपने एक चीज पढ़ा था, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। आपको मालूम है कि जब भी रोड कर्वेचर वाली होती है उसमें विड्थ को थोड़ी सी इंक्रीज की जाती है। तो टोटल विड्थ पेवमेंट की अब कितनी हो गई? W प्लस WE। तो D की वैल्यू क्या लिखेंगे? W प्लस WE बाई 4। सो उस चीज को भी मैं यहां पे लिख देता हूं कि D यहां पे एक टर्म है और यहां पे हम लोग इस बात को लिख सकते हैं, D इज व्हाट? सो हियर D is 1 by 4 W plus WE. I hope it is clear to you. So ये टोटल विड्थ अपॉन 4। अब आप यहीं पे सोचो, मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखता हूं कि रेडियस R किसका है? सेंटर लाइन का रेडियस है। सो उस बात को भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। सेंटर लाइन रेडियस, और वहीं पे एक और टर्म देखो, यहां पे R माइनस डी भी रेडियस है किसकी? अब आप खुद सोचो, यहां पे इस वाले डायग्राम को देखो, मैं बोलूं कि रोड की सेंटर लाइन की रेडियस तो R होगी, लेकिन मैंने यहां पे जो मार्क किया है ना O to A, ये सेंटर लाइन तक नहीं है, ये इनर लेन की सेंटर है। आप देखो ना, इसको मैं अगर जूम करूं तो आपको समझ में आएगा कि आप इस पॉइंट को अगर ध्यान से देखो, सो दिस पॉइंट वी हैव नॉट टेकन अप टू द सेंटर लाइन ऑफ रोड, इंस्टेड वी हैव टेकन दिस पॉइंट ऑन द सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन। ये रही आउटर लेन और ये रही इनर लेन की सेंटर पे लिया है। तो आप बताओ इस पर्टिकुलर पर्पल लाइन जो मैंने ड्रॉ किया उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? R माइनस डी, क्योंकि अगर यहां तक R है और ये वाला डिफरेंस D है तो ये रेडियस कितनी बची? R माइनस डी। ये हमें समझाना था आपको। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई हो कि R माइनस डी क्या है यहां पे। सो आई कैन नाउ राइट R माइनस डी इज द रेडियस ऑफ सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन। ठीक है, रेडियस ऑफ सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन। तो आपके सामने यहां पे देखो, ये A है, B है, C है, D है और O है। अब यहां से अगर मैं रिलेट करूं कि सेंटर लाइन ऑफ रोड, तो ये टोटल C तक तो R है, लेकिन इनर लेन जो S है वहां तक ये R माइनस डी है। अब एक चीज अज्यूम करते हैं एंड फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे दिस पर्टिकुलर एंगल वी आर टेकिंग दिस एज अल्फा बाई 2। दिस एंगल इज ऑल्सो सिमेट्री है ना, तो अल्फा बाई 2। अब यहीं पे मैं रिलेट करता हूं कि हमें निकालना क्या है? सेटबैक CD। सो आई विल नाउ राइट CD, सेटबैक डिस्टेंस विच इज CD, setback distance which is CD, which is equal to m equal to CD, which is OC minus OD। अब मैं बोलूं कि OC की वैल्यू क्या है, तो O से C, आप डायग्राम देखो तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। O से C कहां पर की पॉइंट है? सेंटर लाइन ऑफ रोड। आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है कि सेंटर लाइन ऑफ रोड और सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन ये किसकी है? O से लेकर के A और O से लेकर के C तक। तो O से C आप बताओ, सेंटर लाइन ऑफ रोड हो गई ना, तो ये हो जाएगी O से C कितनी? R। एंड O से D अगर लिखना हो तो आप बताओ O से D की वैल्यू कैन आई राइट कि ये OA का कंपोनेंट है। तो आप खुद बता दो OA का कंपोनेंट, कैन यू टेल मी कि OA रेडियस कितनी हो जाएगी? R माइनस डी, क्योंकि A कहां पे ली गई है? सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन पे।
लेकिन C कहां पे ली गई है? सेंटर लाइन ऑफ रोड पे। ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं बोलूं OC कितनी है? R, और ये OA ये हो जाएगी R माइनस D। सो इसकी वैल्यू आई कैन राइट OC की वैल्यू दिस इज R, और माइनस OD की वैल्यू हो जाएगी OA cos अल्फा बाई 2। सो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी R माइनस OA की वैल्यू है R माइनस D cos अल्फा बाई 2। ठीक है। सो अब यहीं पे मैं पूछूं सेटबैक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सेटबैक डिस्टेंस दिस M इज इक्वल टू CD, दिस इज इक्वल टू R माइनस D cos अल्फा बाई 2। सो ये रही फाइनल रिलेशन। ये इस तरीके से निकालते हैं हम सेटबैक डिस्टेंस। अब मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें R क्या है, रेडियस। R माइनस D इज द रेडियस ऑफ इनर लेन ऑफ द कर्व, या फिर इसी को ये R रेडियस और D क्या है? W प्लस डब्ल्यू ई बाई 4, और अल्फा इज द एंगल। अब क्या है ना कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो इसमें अल्फा की वैल्यू विल नॉट बी गिवन टू यू। अल्फा की वैल्यू आपको दिया नहीं जाएगा क्वेश्चन में, लेकिन अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो जरा खुद ही से देखो और बताओ टोटल एंगल अल्फा, रेडियस R माइनस D, और उस पर आर्क लेंथ कितनी है? साइड डिस्टेंस। सो यहां से रिलेट कर सकते हैं क्या हम लोग कि अल्फा एंगल पे जो आर्क लेंथ है वो S है। ओवर द अल्फा एंगल वी हैव आर्क लेंथ एज S व्हिच हैज अ रेडियस R माइनस D। तो हम लोग यहां से कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, और आई कैन राइट उसी को अगर यहां पे लिखें, सो आई कैन रिलेट दिस इज थीटा इक्वल टू L अपॉन R। यहां से लिखें तो ये हो जाएगी अल्फा इज इक्वल टू L की वैल्यू साइड डिस्टेंस अपॉन R माइनस D। यही हो लिखेंगे क्या? थीटा इक्वल टू L अपॉन R। लेकिन इसको निकालोगे तो रेडियंस में आएगी, तो ये आंसर आ जाएगी रेडियंस में। इसको डिग्री में निकालो तो ये हो जाएगी 180 अपॉन पाई R माइनस D, ये आ जाएगी डिग्री में। लेकिन आप ये बताओ आपको अल्फा चाहिए फार्मूले में या अल्फा बाई 2 चाहिए? अल्फा बाई 2 डायरेक्टली निकाल लेते हैं हम लोग इसी को कन्वर्ट करके। सो आई कैन राइट दिस अल्फा बाई 2 इज 180 S अपॉन 2 पाई R माइनस D। ठीक है। अब सोचो आप कि यहां पे हमें चाहिए थी सेटबैक डिस्टेंस, तो यहां पे R, D और अल्फा बाई 2। अब आपके हर एक टर्म आपको अच्छी तरीके से क्लियर है, इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो कैलकुलेट करोगे ना ये सिर्फ तब वैलिड है जब LC ग्रेटर देन SD होगी, सिर्फ तब वैलिड है। अब यहां पे कुछ और पॉइंट्स हैं मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आप इसको लिख लो, कंप्लीट कर लो। डायग्राम कंप्लीट कर लो। अच्छा एक चीज और, ये जो सेटबैक निकाला गया है ये फार्मूला कहां से कहां तक है? तो बाय डेफिनेशन शायद आपको याद हो, आपने क्या लिखा था डेफिनेशन? इट इज द क्लियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ रोड टू द ऑब्स्ट्रक्शन। तो रोड के सेंटर लाइन से, रोड के सेंटर लाइन बोला है से लेकर के ऑब्स्ट्रक्शन तक की डिफरेंस थी, क्लियरेंस थी, उसको सेटबैक कह रहे थे। तो ये जो फार्मूला है ना ये कहां से कहां तक मिला आपको? फ्रॉम center line of road to the obstruction।
अब जरा सोचो, सेटबैक डिस्टेंस जो आप निकालते हो ये सेंटर लाइन ऑफ रोड से लेकर के ऑब्स्ट्रक्शन तक की है, लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो कई बार क्वेश्चन में आपको अलग लोकेशन से भी पूछता है। तो मैं फिर से डायग्राम पे आता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि अभी जो आपने निकाला है वो कहां से है और वो और क्या पूछ सकते हैं आपसे। सो नाउ लुक एट दिस, जरा ध्यान से देखो कहां से कहां तक m है, ये सब क्लियर है आपको अभी यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू। मैं यहीं पे आपको ये पॉइंट दिखाता हूं और आप मार्क करके समझना जरा। यही है ना वो पॉइंट से, ये हमारी ऑब्स्ट्रक्शन की पोजीशन और ये सेंटर लाइन ऑफ रोड है C। तो यहां से यहां तक m निकाला। अगर इसी सवाल को वो ऐसे पूछें, कैलकुलेट द सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन टू द ऑब्स्ट्रक्शन, तो आप बताओ पर्पल लाइन से लेकर के इस ऑब्स्ट्रक्शन तक निकालोगे तब कितनी होगी। तो सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन से यहां तक निकालने के लिए कैन आई राइट कि ये d है डिफरेंस, ये हो जाएगी m माइनस d। सिमिलरली मैं पूछूं व्हाट इज द सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द इनर एज ऑफ पेवमेंट, तो इनर एज ऑफ द पेवमेंट से निकालोगे तो ये भी d है और ये भी d है, तो 2d हो गई टोटल। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज m माइनस 2d इनर एज ऑफ द पेवमेंट। ये तो अंदर की तरफ हुई, बाहर की तरफ भी सोचो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहीं पे एक लाइन है विच इज दिस सेंटर लाइन ऑफ आउटर लेन, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ आउटर लेन, तो आप बताओ ये m और उससे और ऊपर चले जाओ, ये क्या हो जाएगी d ऐड हो गई तो वो हो जाएगी m प्लस d। और व्हाट इज द सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर एज ऑफ पेवमेंट, ये एज से कितनी होगी तो ये हो जाएगी m प्लस 2d। तो आपको ये बात क्लियर हुआ ना कि dd के डिफरेंस पे सब कुछ है। अब यहां पे ये है m माइनस d m माइनस 2d, ये है m प्लस d m प्लस 2d। अब जहां से भी लोकेशन पूछे, या तो इनर एज से पूछ ले, सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन से पूछ ले, सेंटर ऑफ रोड से पूछ ले, या फिर सेंटर लाइन ऑफ आउटर लेन से पूछ ले, या फिर आउटर एज ऑफ द पेवमेंट से पूछ ले, अब आप हर एक तरीके से कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जान लो, कई बार लोकेशन लिखेगा ही नहीं, लिखिएगा कैलकुलेट द सेटबैक डिस्टेंस। अगर ऐसा लिखा हो तो ये समझ लेना कि वो सेटबैक सेंटर से पूछी गई, क्योंकि बाय डेफिनेशन सेटबैक हमेशा सेंटर ऑफ द रोड से ऑब्स्ट्रक्शन तक की क्लियरेंस होती है। ठीक है, चलो आपने लिख तो लिया है इन सब चीजों को, एक अलग से नोट बना करके इस पॉइंट को भी लिख लेंगे हम लोग। लिखो नोट, नोट में लिखो सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन, सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन कितनी हो जाएगी ये m माइनस d। फ्रॉम इनर एज ऑफ पेवमेंट, इनर एज ऑफ पेवमेंट ये हो जाएगी m माइनस 2d। फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन m माइनस d, फ्रॉम इनर एज ऑफ द पेवमेंट m माइनस 2d, फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ आउटर लेन ये हो जाएगी m प्लस d, और d फ्रॉम आउटर एज ऑफ पेवमेंट m प्लस 2d। ठीक है, सो सेटबैक डिस्टेंस यहां से चार अलग अलग आपको मिल गए अलग अलग कंडीशंस में। आई होप कि आपको ये समझ में आया। आप लोग क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जाए आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो भी हमने केस डिस्कस किया ना, ये पहला केस था जिसमें LC ग्रेटर देन SD थी।
अब इसी का अपोजिट केस में चलते हैं कि अगर एस डी ग्रेटर हो जाए, एल सी लेसर हो जाए, तब कैसे वर्कआउट करेंगे, दैट इज केस 2। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। नाउ वी हैव केस 2। केस 2, when LC is less than SD. केस 2, when LC is less than SD। अब यहाँ पे आपको समझ में तो आ गया हो कि LC क्या है, SD क्या है, ये सब आपको क्लियर है ऑलरेडी। R क्या है, R माइनस D क्या है, ये भी क्लियर है। तो उस चीज़ को मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक कर्व जिसमें स्ट्रेट भी है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले कर्वेचर शो करूँगा। ठीक है, ये है कर्वेचर। अब आप यहीं पे देख लो कि जो मैंने यहाँ पे दिखाया ना, ये है कर्व वाला पार्ट। आई विल शो यू। ये है कर्व वाला पार्ट। ठीक है, कर्व वाला पार्ट। अब ये हमने आपको कर्व वाला पार्ट दिखाया। अब आप यहाँ पे समझो कि लेंथ ऑफ कर्व ना सिर्फ यहाँ से लेकर के यहीं तक है। इसके बाद क्या आ गई, स्ट्रेट इस साइड और स्ट्रेट इस साइड। अब यहाँ पे स्ट्रेट और कर्व के बीच में ट्रांजिशन मत ढूंढने लगना, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि इस जगह पे जो कर्व लिखी जा रही है ना, दिस इज बेसिकली इंक्लूडिंग ऑल, मतलब कि ट्रांजिशन, कर्वेचर एंड ट्रांजिशन सब मिलाकर के यहाँ पे है। मतलब कि जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं ना, उन सब को मिलाकर के सर्कुलर मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, बस इसी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको लेन नंबर 1 दिखाया, लेन नंबर 2 दिखाया। ठीक है, 2 लेन हैं, यहाँ पे 2 लेन हैं। और वहीं पे अब मैं आपको व्हीकल का मूवमेंट दिखाता हूँ। सो यहाँ से आपको बेटर तरीके से आइडिया लग जाएगी। मैंने आपको बोला था कि व्हीकल आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। सो यहाँ पे लाइन ऑफ विजिबिलिटी आई विल शो यू। ये है लाइन ऑफ विजिबिलिटी फ्रॉम हियर टू हियर। सो यहाँ पे मान लीजिए कि दिस वन इज द ऑब्स्ट्रक्शन, ये है ऑब्स्ट्रक्शन, और ये है यहाँ पे व्हीकल। आप डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हो, उधर भी ले सकते हो व्हीकल, डजंट मैटर। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि ये लाइन ऑफ विजिबिलिटी है, तो इसका मतलब कि साइट डिस्टेंस इस व्हीकल वाले पॉइंट से लेकर के उस ऑब्स्ट्रक्शन तक है, विच आई विल शो यू नाउ। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और साइड डिस्टेंस इज बेसिकली फ्रॉम हियर टू हियर, ये साइड डिस्टेंस है। दिस साइड डिस्टेंस कैन बी SSD, OSD एंड ISD। ये साइड डिस्टेंस है इस व्हीकल से लेकर के इस ऑब्स्ट्रक्शन तक, ये साइड डिस्टेंस हुई। साथ में ये देखो कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये व्हीकल है, वो ऑब्स्ट्रक्शन है, और ये साइड डिस्टेंस टोटल है। लेंथ ऑफ कर्व की बात करें तो वो लेंथ ऑफ कर्व सिर्फ इतनी ही है, ये है लेंथ ऑफ कर्व LC। देखो ये है LC। और आपको इस डायग्राम को देख करके बहुत अच्छी तरीके से आइडिया ये लग चुका होगा कि जो LC है और S है, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि LC इज लेसर देन साइड डिस्टेंस। साथ में ये भी दिखना चाहिए कि जो साइड डिस्टेंस है ना, ठीक है, ये साइड डिस्टेंस कुछ पोर्शन कर्वेचर पे आई, कुछ स्ट्रेट पे गई, और इधर भी कुछ स्ट्रेट पे गई। तो साइड डिस्टेंस का कुछ पोर्शन स्ट्रेट पे, कुछ कर्वेचर पे, कुछ स्ट्रेट पे, इस तरीके से आया है। स्ट्रेट, सर्कुलर, स्ट्रेट, इस तरीके से आ रखी है। अब यहां पे आपको ये तो समझ में आ गया, ये व्हीकल है, वो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये साइड डिस्टेंस है, और ये लेंथ ऑफ कर्व है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ अब यहां से मूव करें हम लोग, तो ये वाली बात तो आपको क्लियर हो गई है, लेकिन अब यहां से मूव करें कि ऑब्स्ट्रक्शन की पोजीशन क्या है और वो सेटबैक डिस्टेंस कहां से कहां तक हमें लेनी चाहिए। सो दैट आई विल शो यू नाउ। कि अगर मैं सेटबैक की बात करूं तो आप समझो कि ये यहां से
इस पॉइंट से लेकर के सेंटर लाइन ऑफ द रोड तक, ये रही सेटबैक हमारी। तो यहां पे अगर मैं मार्किंग करूं, सो दिस यू कैन सी कि ये है सी पॉइंट, ये है डी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। ये क्या है? दिस पॉइंट इज व्हाट? दिस इज ए पॉइंट वी हैव, दिस इज ए। ये वाली पॉइंट क्या है? दिस इज बी पॉइंट। तो आप बताओ, ये ए है यहां पे, आप समझ लो, ये ए पॉइंट है यहां पे, ये बी पॉइंट है, ये सी है, डी है। अब यहां पे ए से लेकर के बी तक ये टोटल साइड डिस्टेंस है, जिसका कुछ पार्ट स्ट्रेट पे, सर्कुलर पे एंड स्ट्रेट पे है, उसके कुछ ही पोर्शन सर्कुलर ये कर्व पे आ रही है। अब मैं कैलकुलेशन करता हूं कि कितनी होनी चाहिए टोटल सेटबैक डिस्टेंस सी डी। तो इसको हम लोग, अगर मैं ऑब्स्ट्रक्शन का पोजीशन यहां पे दिखाऊं ना, तो आप ये समझ सकते हो कि ऑब्स्ट्रक्शन यहां पे इस डायरेक्शन में यहां पे कहीं होगी, दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन हियर, ठीक है। और यहां पे भी वैसे ही अल्फा एंगल है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि अल्फा एंगल ये बेसिकली ये यहां से यहां तक अल्फा बाई 2 और ये यहां से यहां तक अल्फा बाई 2। सो अल्फा बाई 2, ये एंगल अल्फा बाई 2, ठीक है। अब आपको ये तो आइडिया क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको एंगल समझा दिया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं अब। और देखो, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ लाइंस कनेक्ट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। सो यहाँ पे जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वो है ये वाली लाइन, ठीक है। दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये वाली पॉइंट से लेकर के ये वाली पॉइंट तक ये हमने कनेक्ट किया। आप देख रहे हो कौन सी लाइन कौन से लाइन ऑफ एक्शन पे है, ये भी देखते चले जाना है। और आई कैन मेंशन दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज ई, ये है ई। सो आई कैन राइट कि ये वाला पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज ई, और सिमिलरली दिस पॉइंट इज एफ, ये पॉइंट है एफ, ठीक है। वहीं पे दिस पॉइंट इज जी। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आपको एक तो बात समझ में आ गई होगी ना कि रेडियस ओ से लेकर के रेडियस सी तक, मतलब सेंटर ऑफ द कर्व के लिए जो रेडियस होती है वो आर होती है, और इनर लेन की सेंटर लाइन के लिए रेडियस ये वाली कितनी हो जाएगी, आर माइनस डी हो जाएगी। बता रखा मैंने आपको ये। अब यहां पे अगर मुझे सेटबैक निकालना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, सी डी इज द सेटबैक डिस्टेंस एंड दैट इज इक्वल टू सी जी प्लस जी डी। अब सी जी कैसे निकालेंगे और जी डी कैसे निकालेंगे, एक एक करके हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे। सो वी कैन नाउ राइट हियर सेटबैक डिस्टेंस। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब इसका कैलकुलेशन। M is equal to CD and this is equal to, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको CG प्लस GD, ये हो जाएगी CG प्लस GD। और CG को और क्या लिख सकते हैं, CG को हम लोग यहाँ पे रिलेट करके नाउ वी कैन राइट, जरा देखो CG को क्या लिख सकते हो, कैन वी राइट OC माइनस OG। तो पहले आप OC की वैल्यू भी सोचो, O से C कितना लिखोगे R, एंड O से G कितना लिखोगे, तो आप देखो OE का कंपोनेंट होगा क्या, और OE की वैल्यू कितनी है R माइनस डी, क्योंकि वो सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन तक है। तो OE का कंपोनेंट लेंगे तो R माइनस डी कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब OC की वैल्यू इज R एंड OG की वैल्यू इज OE कॉस अल्फा बाई 2, उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज, आई कैन राइट CG is OC minus OG प्लस GD। GD की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये जो GD है ना, GD को अलग से हम लोग वर्कआउट करना पड़ेगा। तो GD को ना थोड़ा ध्यान समझना, इसमें एक ही कैलकुलेशन समझना पड़ता है, वो यही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ
कि अगर हम लोग A से B तक को S कह रहे हैं और E से F तक को LC कह रहे हैं, सोचो A से B तक को S कह रहे हो और E से F तक को LC कह रहे हो, तो आप अभी A से लेकर के E तक के डिफरेंस को आसानी से लिख सकते हो कि ये वाली वैल्यू कितनी लिखी जाएगी। कैन वी राइट दिस वैल्यू? तो आप बताओ, टोटल S है और S में से आप सोचो कि ये S है टोटल और S में से LC माइनस कर दो, तो ये इधर जो बची वो S माइनस LC बाई 2 उधर भी बचेगी S माइनस LC बाई 2। सो आई कैन राइट दिस इज बेसिकली S माइनस LC बाई 2, S माइनस LC बाई 2। तो ये जो हाइपोटेनस है ना, ये S माइनस LC बाई 2 है। यहीं पे हमें तो GD चाहिए ना, तो GD के लिए आई एम नाउ गोइंग टू टेक वन परपेंडिकुलर हियर। सो ये हमने यहां से यहां तक परपेंडिकुलर लिया और ये क्या है H। तो आई कैन राइट GD इज इक्वल टू EH, GD इक्वल टू EH, और EH में AE मालूम है, इसका एंगल सिर्फ वर्कआउट कर लेते हैं। सो मैं आपको एंगल दिखाता हूं कि एंगल कितना लिखना चाहिए। जरा सोचो, ये है अल्फा बाई 2, तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये एंगल कितनी हो जाएगी 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये एंगल कितनी हो जाएगी अल्फा बाई 2, ये 90 है तो ये है 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये बची कितनी, दिस इज अल्फा बाई 2। तो सोचो, मैंने आपको बताया अल्फा बाई 2 90 माइनस अल्फा बाई 2, दिस इज 90 माइनस अल्फा बाई 2, 90 डिग्री यहाँ पे है तो ये हो जाएगी अल्फा बाई 2, फिर ये हो जाएगी 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगी अल्फा बाई 2। अब आप देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है AEH, इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू S माइनस LC बाई 2 नोन टू यू एंड एंगल नोन टू यू, कैन बी राइट EH नाउ। सो EH इज बेसिकली AE साइन अल्फा बाई 2। अब उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे GD इज इक्वल टू EH, GD इज इक्वल टू EH, ठीक है। अब समझो कि ये GD जो है यहाँ पे उसको मैंने लिखा है EH और ये CG को यहाँ रिलेट किया है। सो मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो OC की वैल्यू अभी बताया था R, और ये क्या हो जाएगी, दिस इज R माइनस D कॉस अल्फा बाई 2। अभी तो एक्सप्लेन किया था आपको कि OG की वैल्यू कैसे आ रही है। आप देखो OG को हम लोग लिख सकते हैं OE का कॉस अल्फा कंपोनेंट, कॉस अल्फा बाई 2 कंपोनेंट, तो ये हो जाएगी R माइनस D कॉस अल्फा बाई 2 एंड प्लस EH को और क्या लिख सकते हो, ये जो EH है इस EH को और क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट AE साइन अल्फा बाई 2। सो आई कैन राइट दिस इज EH इज इक्वल टू AE साइन अल्फा बाई 2, और AE की वैल्यू अगर लिखें तो AE कितनी है S माइनस LC बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, S माइनस LC बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2। सो यहाँ से हम लोग इसको रिलेट करके अब इसकी फाइनल वैल्यू मैं लिख देता हूँ। सो ये जो वैल्यू बनेगी दिस इज S माइनस LC बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2। तो आप देख लो यहाँ पे M की वैल्यू फाइनली ये बनी है, ठीक है। तो अगर मैं फाइनल लिखूं कि इसकी वैल्यू कितनी लिखनी चाहिए, सो आई कैन राइट द सेटबैक डिस्टेंस this M is equal to CD and this is equal to R minus D cos alpha by 2 plus S minus LC by 2 into sin alpha by 2, ठीक है। ये हमारा फाइनल रिलेशन आ गया सेटबैक डिस्टेंस का। अब इसमें आप सोचो, आपको मालूम है कि R क्या है, रेडियस ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द रोड, D क्या है, डिफरेंस W प्लस WE बाई 4, अल्फा बाई 2 अभी बताता हूं, S साइड डिस्टेंस, LC लेंथ ऑफ कर्व, और फिर से अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे हमारा कंसर्न है कि अल्फा बाई 2 क्या होनी चाहिए। तो जैसे उस वाले केस में निकाला था
कि आर्क लेंथ एंड ऑल, तो आप सोचो यहाँ पे कि यहाँ पे जो अल्फा एंगल है उसके कारण आर्क लेंथ कितनी है। थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए पहले आप देखो कि अल्फा एंगल जो सेंटर पे बनी है उसके कारण जो आर्क लेंथ आ रही है वो इस बार एस नहीं है, इस बार एलसी की आर्क है, और वो एलसी ई से एफ तक है। ये ई से लेकर के एफ तक इट इज एलसी। सो ई से एफ एलसी कितने रेडियस पे, आर माइनस डी पे। सो मैं बोलूं अल्फा एंगल यहां पे और उसके कारण आर्क है ई एफ विच इज एलसी एट रेडियस आर माइनस डी। तो अब इसके हिसाब से अगर मैं लिखूं, सो आई कैन राइट हियर for alpha by 2 I can write alpha is equal to LC upon कितनी हो जाएगी, this LC upon R माइनस D, लेकिन ये जो वैल्यू निकालोगे ये किस में आ जाएगी, रेडियंस में। इसी को डिग्री में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगी 180 LC अपॉन R माइनस D, ये आ जाएगी डिग्री में। और इसी को अगर मैं कन्वर्ट करूं फाइनली, सो आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई 2, हमें तो अल्फा बाई 2 चाहिए ना, तो अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू दिस इज 180 LC अपॉन 2, सॉरी यहाँ पे पाई छूट गया था, पाई आप लिख लेना, ये यहाँ पे पाई आर माइनस डी हो जाएगी, 180 LC अपॉन पाई आर माइनस डी। आप जानते हो ना कन्वर्जन, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो वहां से कन्वर्ट किया तो 180 LC अपॉन पाई आर माइनस डी, और हमें तो अल्फा बाई 2 चाहिए तो मैं उसको 2 से भी डिवाइड कर दे रहा हूं, तो 180 LC अपॉन 2 पाई, इट इज 2 पाई आर माइनस डी, ये हो जाएगी। सो दिस यू कैन सी, ये जो वैल्यू आई है दिस इज इन डिग्री। सो ये हमारा फाइनल अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ गई। तो ये m और ये उसकी अल्फा बाई 2, आप देख लो, दिस इज व्हाट वी हैव रिटन एज अ फाइनल रिलेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो पहले वाले केस में सिर्फ इतना ही तक था और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 180 s अपॉन 2 पाई आर माइनस डी थी। दूसरे वाले केस में ये इतना ऐड हो गया, ठीक है, और एलसी के टर्म्स में अल्फा बाई 2 आ गई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सिमिलर तरीके से अगर मैं पूछूं, आपको सेटबैक पूछा जाए तो आप सेंटर लाइन ऑफ द रोड से बताएंगे, लेकिन अगर ये पूछा जाए कैलकुलेट द सेटबैक फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन, तो इस m में से d को माइनस कर देंगे। ठीक उसी तरीके से आउटर लेन से पूछी जाए तो m प्लस डी कर लेंगे, अगर इनर एज से पूछी जाए m माइनस 2d कर लेंगे, आउटर एज से पूछी जाए m प्लस 2d कर लेंगे। तो जैसे आपने पहला केस देखा था ठीक वैसे ही आपका सेकंड केस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, आप हमेशा ये ध्यान रखना कि कौन सी केस में लाई कर रही है। अब साइड डिस्टेंस मालूम और लेंथ ऑफ कर्व मालूम, जरा सोचो कि साइड डिस्टेंस मालूम है और लेंथ ऑफ कर्व मालूम है, तो हम तो कंपेयर कर सकते हैं ना कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो कौन सा केस अप्लाई होगा ये आपको मालूम है, तो ये काम कर लेना है हमेशा। ठीक है, एक चीज और बताता हूं कि जब भी हम लोग केस 1 में बात करें, मैं आपको केस 1 का रिलेशन दिखाता हूं। ये था केस 1 वाला रिलेशन, ठीक है। अब देखो एक केस 1 का रिलेशन में आपने ये पढ़ा है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है और अल्फा बाई 2 कितनी लेनी चाहिए, आपके सामने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सोचो कि अल्फा बाई 2 यूज करने में सिर्फ एस का यूज आया, एलसी का यूज ही नहीं आया है, और इसको सॉल्व करने में भी कहीं पे एलसी का यूज नहीं आया। बताओ पहले केस में ना जब लेंथ ऑफ कर्व बड़ी हो और साइड डिस्टेंस छोटी हो तो आप सिर्फ एस की जरूरत पड़ रही है, एलसी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। लेकिन जब दूसरे केस की बात करूं तो आप देखो दूसरे केस में ये रहा रिलेशन, और अगर आप सेटबैक डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आपको एस की और एलसी की दोनों की ही जरूरत है, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। तो एक तो तरीका यह होता है कि आपको एलसी मालूम है और आपको एसडी भी मालूम है, साइड डिस्टेंस। जस्ट कंपेयर इट, whichever is greater the according case you can take directly। मतलब कि मान लो एलसी ग्रेटर है तो आप एलसी वाला केस जानते हो ग्रेटर वाला, अगर एसडी ग्रेटर है तो उसका भी केस जानते हो, उसके हिसाब से अप्लाई कर लो। लेकिन कई सारे क्वेश्चंस में अब जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से,
कि मैं बोलूं कि कई सारे केसेस में ऐसा भी आपको देखने को मिल जाएगा कि उसमें एलसी दिया ही नहीं है, देयर इज नो एनी डेटा गिवन फॉर द लेंथ ऑफ कर्व एंड यू कैन नॉट कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कर्व बिकॉज इट इज नॉट ट्रांजिशन, इट इज एक्चुअली ट्रांजिशन, सर्कुलर ट्रांजिशन ऑल टुगेदर। तो उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे आप। तो अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में एलसी नहीं दी हुई है, सिर्फ एसडी का इंफॉर्मेशन है, तो आपको समझ लेना है कि भाई इसमें दूसरा केस तो अप्लाई हो ही नहीं सकता, हमारे पास ऑप्शन ही एक बचा है पहले केस का। जैसे आप देखो ये दूसरा केस है, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसी की जरूरत पड़ती है अल्फा बाई 2 के लिए, और m के लिए भी आपको एलसी की जरूरत पड़ रही है और s की भी जरूरत पड़ रही है। अगर एलसी नहीं रहे तो सेकंड केस तो अप्लाई ही नहीं कर सकते। लेकिन अब सोचो फर्स्ट केस, यहां देखो एलसी नहीं है, कोई बात नहीं, अल्फा बाई 2 निकल जा रही है, एलसी नहीं है ये भी निकल जा रही है। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में एलसी और एसडी दोनों दिया हुआ है, वेल एंड गुड, और अगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में एलसी अगर सिर्फ एस दिया हुआ है, साइड डिस्टेंस, तो इसका मतलब कि हम लोग पहले केस से उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जितने भी पॉइंट्स के बनते थे वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। यहीं पे मैं अब इसे स्टॉप करता हूं, पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो आई विल शो यू, दिस वाज द केस। शुरुआत से अब इसको आपको लिखते चले जाना है, ध्यान से जरा डायग्राम बनाना, पहले कंप्लीट करो इसको। चलो लिख लिया होगा आपने इसे। नाउ ओपन द वर्कबुक, विल सॉल्व क्वेश्चन। चलो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन पढ़ो जरा इसमें। अब देखो लिखा है, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व ऑफ रेडियस 400 मीटर एंड लेंथ। आप देखो रेडियस भी दिया है, लेंथ भी दिया है। ऑन दिस highway, compute the setback distance required from the center line of inner side of the curve। मतलब समझ में आया, m-d की बात कहा इन्होंने, ठीक है। so as to provide the SSD of 90 meter and overtaking side distance of 300 meter, the distance between the center line of the road and the inner lane is 1.9 meter। चलो सॉल्व करते हैं इसको। will now solve this question। सो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखो क्या मालूम है आपको, यू नो द रेडियस ऑफ द कर्व गिवन, हाउ मच, 400 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ द कर्व गिवन LC कितना है, 200 मीटर। और क्या मालूम है आपको, यहीं पे पहला केस में जो A केस है इसमें बोलता है SSD दिया हुआ है। SSD कहने का मतलब S कितनी मिल गई, 90 मीटर, और दूसरे में दिया हुआ है 300। इसको बाद में देखते हैं बी पार्ट को। एक चीज और कहा है, क्वेश्चन पढ़ने में ना कई बार बच्चे मिस्टेक भी करते हैं, तो मैं आप चाहता हूं कि पहले आप पढ़ के समझो इसको। एक चीज और लिखा है लास्ट में, जरा पढ़िए उसको, और वो क्या दिया है सोचिए। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द रोड एंड द इनर लेन इज 1.9 मीटर। आप ये सोच पा रहे हो क्या कि डिस्टेंस कहां से कहां तक, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द रोड एंड द इनर लेन इज 1.9। तो ये सेंटर लाइन ऑफ रोड और इनर लेन का कौन सा पोजीशन, एज नहीं, गलत सोच रहे हो आप अगर एज सोच रहे हो तो। अगर इस तरीके से डिस्टेंस दिया गया है, मैं पूछूं कि आप बताओ कि इनर लेन कहां पे है, तो इनर लेन का कौन सा पोजीशन दिखाना चाहिए हमें, इनर लेन का सेंटर, और सेंटर लाइन ऑफ रोड, दो चीजों का डिफरेंस दिया है, लिखा ना, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द रोड
एंड द इनर लेन, कहने का मतलब सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन इज 1.9 मीटर। सो यहां पे d की वैल्यू आपको 1.9 है। ये एज नहीं लेना है गलती से भी, तो ये d की वैल्यू हुई है। सो व्हाट आई कैन राइट, दिस d वैल्यू इज 1.9 मीटर। अब s आपको मिल गई, d आपको मालूम है, यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वी कैन नाउ वर्क आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई 2। सो इस केस में एंगल अल्फा बाई 2 अगर निकालें तो पहले बताओ कि कौन सी केस में लाई कर रही है, पहले ये देख लें कौन सी केस है भाई। सो आप बता दो इसमें, कैन आई राइट दिस एल सी इज ग्रेटर देन एस डी का केस है, क्योंकि एल सी की वैल्यू कितनी है, एल सी इज 200 मीटर और एस डी इज 90 मीटर, यही है ना। सो इस केस में ये लाई कर रही है। तो इस केस में अब मैं पूछूं कि सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा बाई 2। सो अल्फा बाई 2 जब हम लोग बात करते हैं इस केस की, एल सी ग्रेटर होती है तो अल्फा बाई 2 किसके टर्म्स में लिखते हो, एस के टर्म्स में। रिलेशन क्या हो जाएगी, दिस इज 180s अपॉन 2 पाई आर माइनस डी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इज 180 इंटू एस की वैल्यू 90 मीटर होल डिवाइडेड बाई 2 पाई एंड आर माइनस डी, तो ये हो जाएगी 400 माइनस 1.9। चेक करते हैं कितनी आ रही है, 180 इंटू 90 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 400 माइनस 1.9 into pi, and this value comes out 6.476 डिग्री, ये इतनी आ रही है। तो अगर ये है अल्फा बाई 2 की वैल्यू, तो सेटबैक हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। व्हाट इज द सेटबैक डिस्टेंस देन, सेटबैक डिस्टेंस m इज इक्वल टू सी डी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज r माइनस डी cos अल्फा बाई 2। सो व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज 400 माइनस 1.9 इंटू cos 6.476 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू, सो आई कैन राइट 400 माइनस 400, ये आ जाएगी 400 माइनस 1.9 इंटू कॉस आंसर, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट 4.44 मीटर आंसर। ये बन के आ रही है। आई होप कि आपका भी यही आंसर आया होगा। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसी का बी पार्ट पे। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का बी पार्ट आप पढ़ो। इस क्वेश्चन में जो लिखा है ना, सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज 300 मीटर, तो आपको ओएसडी मिल गया ना, कितना, 300 मीटर। सो अब आपको ओएसडी मालूम है, दैट ओएसडी इज एस एंड दैट इज 300 मीटर। अब जरा केस सोचो, तो कैन आई राइट कि एलसी, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी है, एलसी की वैल्यू कितनी थी, याद करो, 200 मीटर है ना। लेंथ ऑफ दिस हाईवे क्या लिखा है यहाँ देखो, दिस लेंथ इज व्हाट, 200 मीटर। सो एलसी की वैल्यू यहाँ पे देखो 200 मीटर है, लेस देन आ रही है एस से, एस डी से, बेसिकली एस डी को एस कह रहे हैं, ठीक है, 300 मीटर। तो आप बताओ, ये तो हमारी सेकंड केस में लाई कर गई ना। अब सेकंड केस में लाई कर गई है, तो इस केस में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अल्फा बाई 2 वर्कआउट करना पड़ेगा, और इसका रिलेशन अभी अभी आपने लिखा है, दिस इज 180 LC अपॉन 2 पाई आर माइनस डी, यही निकाला था ना। आप देख लो, रिलेशन जो आपने बनाया था आपके सामने ही है, देखो 180 LC अपॉन 2 पाई आर माइनस डी, LC के टर्म्स में आई है। अब यहाँ से रिलेट करते हैं, चलते हैं इस पे कि इसकी वैल्यू कितनी बनेगी। सो दिस इज 100 इंटू LC की वैल्यू 200 होल डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये हो जाएगी 400 माइनस 1.9। सो व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग देन, विल चेक। दिस इज 180 इंटू 200 होल डिवाइड बाई 2 इंटू 400 माइनस 1.9
into pi and this value comes out 14.392 डिग्री। एक बार फिर से चेक कर लें, 180 into 200 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 400, ये आ रही है वैल्यू। अब बताओ कि इसके हिसाब से अगर मैं सेटबैक लिखूं, सेटबैक डिस्टेंस, ठीक है, तो सेटबैक डिस्टेंस की वैल्यू m कितना लिखेंगे हम लोग, दिस इज r माइनस डी कॉस अल्फा बाई 2 प्लस s माइनस एल सी बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2। ये कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू दैट इज 400 माइनस ऑफ 400 माइनस 1.9 इंटू कॉस कितना है 14.392 प्लस s 300 माइनस 200 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, ये हो जाएगी 14.392। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ध्यान रहे हमें करना क्या है, और हमें बेसिकली दोनों ही क्वेश्चन के लिए ये रिपोर्ट करना है कि व्हाट इज द सेटबैक फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन। अभी तक सिर्फ मैंने m निकाला दोनों का, अभी m माइनस डी निकालेंगे हम लोग। सो वर्कआउट करते हैं, ये हो जाएगी 400 माइनस ऑफ 400 माइनस 1.9 कॉस आंसर प्लस 300 माइनस 200 बाई 2 इंटू साइन दिस, और ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज 26.82 मीटर, ये हमारा आंसर आया है। लेकिन अब चलते हैं, क्वेश्चन में सेटबैक पूछा गया था या फिर सेटबैक फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन पूछा गया था। क्लियरली मेंशन्ड है उसमें कि आपको चाहिए सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन, मतलब m माइनस डी रिपोर्ट करना है आपको। तो अभी तक दोनों केसेस में हमने m की वैल्यू निकाली है, अब m माइनस डी कर लेते हैं। d की वैल्यू कितनी है 1.9, क्वेश्चन में दिया हुआ था। सो अब फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं एंड वी विल नाउ राइट कि सेटबैक डिस्टेंस इतना है। सो इसके हिसाब से कितना लिखेंगे हम लोग, सो दिस वी कैन रिपोर्ट। पहले केस में जब ये वाली वैल्यू आई है सेटबैक, ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं कि सेटबैक की वैल्यू सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू m माइनस डी, और m की वैल्यू कितनी है 4.44 माइनस 1.9। व्हाट इज द वैल्यू, ये आ रही है 4.44 माइनस 1.9 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट 2.54 मीटर। फाइनल आंसर, ये ए का आंसर आया। जो ए था ना, ए में पूछा गया था सेटबैक डिस्टेंस, ठीक है, एसएसडी के साथ ये वो है। अब इसी का बी पार्ट ओएसडी वाले में चलते हैं। ओएसडी वाले में हमने ये निकाला सेटबैक, और अब मैं पूछूं सेटबैक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू m माइनस डी। तो m की वैल्यू कितनी है 26.82 माइनस 1.9। सो दिस वैल्यू इज 26.82 माइनस 1.9 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट 24.92 मीटर। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप वर्कआउट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी सेटबैक वर्कआउट करो, सो दिस इज द प्रोसीजर। इस तरीके से हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए, दिखा दे रहा हूं मैं आपको फर्स्ट केस से। कंप्लीट करो।
नेक्स्ट बी केस, इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, बी पार्ट। चलो एक और क्वेश्चन इस पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अभी वर्कबुक ओपन कर लो। नाउ आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन। देखो गेट का आया हुआ क्वेश्चन है ये, ओपन करो वर्कबुक। देखो क्वेश्चन नंबर, लिंक्ड क्वेश्चन है ये। लिंक्ड क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 दोनों आपस में लिंक्ड हैं। पढ़ो जरा क्वेश्चन को, पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है फिर उसके बाद नेक्स्ट का। पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अ हॉरिजॉन्टल कर्व with a center line radius of 200 meter is provided on 2-lane 2-way state highway। चलो ठीक है, रेडियस आपको मिल गया। इस क्वेश्चन में you have radius known to you and that is equal to 200 मीटर, 200 मीटर की रेडियस है। ओके, the width of the 2-lane road, width की वैल्यू कितनी है 7 मीटर। ठीक है, the design speed, स्पीड मालूम है आपको 80 किलोमीटर पर आवर। द ब्रेक रिएक्शन टाइम, चलो रिएक्शन टाइम दिया हुआ है 2.4 सेकेंड्स। और देखो कंफ्यूज करने के लिए ना दोनों फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है, लॉन्गिट्यूडनल भी और लेटरल भी। आप खुद बताओ आपको क्या निकालना पड़ेगा पहले। अगर क्वेश्चन में पहला पार्ट में देखता, क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्या, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालना है, तो एसएसडी निकालने के लिए कौन सी फ्रिक्शन चाहिए आपको भाई। एसएसडी तो कहीं भी निकालो, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालने में हमेशा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, तो एफ लॉन्गिट्यूडनल की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो वैल्यू मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। एफ लॉन्गिट्यूडनल कितनी बनी 0.355। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन कहता है ना उसमें सेटबैक निकालना है आपको सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन से, तो इसमें तो फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है। तो आपको समझ लेना है कि देखो गेट का ये भी एक साजिश है। उन्होंने क्या किया है, एक सरप्लस डेटा दिया है 0.15 ट्रांसवर्स वाला। अब जो बच्चे यहां पे कंफ्यूज होंगे कि अच्छा कर्व है, कर्व पे लगा देंगे, भाई कर्व है या चौवी है, निकाल तो एसएसडी रहे हो ना। एसएसडी में तो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, सुपर एलिवेशन में ट्रांसवर्स फ्रिक्शन निकालना है क्या, सुपर एलिवेशन नहीं। तो उस केस में यहां पे एक सरप्लस डेटा देकर के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, ध्यान रखना है इस बात का हमेशा। ठीक है, आप 0.15 का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल का यूज करेंगे विच इज 0.355। अब इसी का पहला पार्ट एसएसडी निकालना है, फिर सेटबैक निकालना है सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन से। तो एसएसडी को पहले वर्कआउट करते हैं। ए पार्ट एसएसडी, सो अगर मैं एसएसडी लिखूं तो ये हो जाएगी 0.278 v इंटू टी आर। स्लोप का कोई जिक्र है नहीं, v स्क्वायर अपॉन 254 f। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो ये हो जाएगी 0.278, v की वैल्यू कितनी है 80, रिएक्शन टाइम कितनी है 2.4 एंड प्लस ये हो जाएगी 80 स्क्वायर अपॉन 254, f की वैल्यू 0.355। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग रिलेट करें इसको, कितनी बन रही है। सो दिस इज 0.278 इंटू 80 इंटू 2.4 प्लस 80 स्क्वायर होल डिवाइड बाई 254 इंटू 0.355 एंड दिस इज कमिंग 125.35 मीटर। ये आंसर आ रही है। तो आपको नियर बाय ऑप्शन पिक करना पड़ेगा। आप बताओ कितनी आ रही है नियर बाय ऑप्शन। सो दिस नियर बाय ऑप्शन इज सी, सी विल बी टेकन।
सो आपको यहीं पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इसका जो पहला क्वेश्चन था उसमें SST पूछा गया था और इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। दिस 125 इज द नियर बाय ऑप्शन, विल बी टेकिंग दिस। अब इसी का सेकंड पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन लिंक्ड है ना, सो इन्होंने क्वेश्चन नंबर दे रखा, मैं ए भी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पूछूं कि रेडियस मालूम, ये सब कुछ मालूम है और आपको चाहिए सेटबैक डिस्टेंस। आप खुद सोचो सेटबैक डिस्टेंस में कहीं पे भी लेंथ ऑफ कर्व दिया है क्या? अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी लेंथ ऑफ कर्व मेंशन किया है क्या? नहीं मेंशन किया है, लेकिन आपको विड्थ ऑफ द रोड मेंशन किया हुआ है 2 लेन का, लेकिन ये नहीं पता, ये तो विड्थ ऑफ द रोड है ना 2 लेन का 7 मीटर, एक्स्ट्रा वाइडनिंग इसमें नहीं है। अब एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमें अलग से पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है, सेटबैक डिस्टेंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक्स्ट्रा वाइडनिंग वर्कआउट करनी पड़ेगी। WE NL स्क्वायर अपॉन 2R प्लस V अपॉन 9.5 रूट R, ये हो जाएगी 2। लेंथ जब नहीं मालूम होती तो IRC के हिसाब से 6 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है 200 मीटर प्लस 80 अपॉन 9.5 रूट 200। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी बनी, विल चेक। 2 इंटू 6 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 200 प्लस 80 अपॉन 9.5 रूट ऑफ 200, ये इसकी वैल्यू आई है विच इज इक्वल टू 0.775 मीटर। तो यहाँ से आपको D की वैल्यू मिल गई। D की वैल्यू कितना लिखेंगे 1/4 W प्लस WE, दिस इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 0.775, चेक कर लो कितनी आ रही है, प्लस 7 होल डिवाइड बाई 4 एंड दिस इज 1.94 मीटर, ये आ रही है D की वैल्यू। अब आपको D तो मिल चुकी है, लेकिन अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे ना, इसमें हमें अल्फा बाई 2 निकालने के लिए पहले ये सोचना है केस कौन सी लाई करेगी। तो आप खुद सोचो कि हमें केस पता करने के लिए क्या करना होता है, LC और SD, मतलब कि लेंथ ऑफ कर्व और साइड डिस्टेंस को कंपेयर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन कर पाओगे क्या? क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको साइड डिस्टेंस तो मालूम है, लेकिन लेंथ ऑफ कर्व का कोई जिक्र ही नहीं क्वेश्चन में। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी ऐसा कोई केस आए तो आप जानते हो ना कि जब लेंथ ऑफ कर्व दिया हुआ नहीं है तो सिर्फ पहली केस ही अप्लाई हो सकती है, सेकंड केस में हम लोग जा ही नहीं सकते हैं, एंड देयर इज नो वे टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कर्व हियर। अब ऐसा सिचुएशन में हम लोग करेंगे क्या? मैं बोलूं कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि केस 1 है, मतलब वी आर गोइंग टू अज्यूम द केस दैट LC इज ग्रेटर देन SD बिकॉज वी डोंट नो एनी LC वैल्यू, एंड इन दिस केस कंसिडरिंग LC एज ग्रेटर वी कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम डायरेक्टली बिकॉज वी डोंट रिक्वायर एनी LC वैल्यू इन दिस कैलकुलेशन। सो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, नाउ अज्यूम LC इज ग्रेटर देन SD और इस हिसाब से अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 180S अपॉन 2 पाई R माइनस D, यही है ना रिलेशन। रिलेट कर लो कितनी बनी, दिस इज 180, S की वैल्यू 125 वी हैव टेकन, ठीक है। जो C ऑप्शन था राउंडेड ऑफ वाली वैल्यू, आप इसको ओरिजिनल भी लेके चल सकते हो, 124.35, इतना ही थी ना, चेक कर लेते हैं, 124.35 होल डिवाइडेड बाई 2 पाई। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज 200 माइनस 1.94, चेक करो वैल्यू, 180 इंटू 124.35 होल डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 200 माइनस 1.94, इसकी वैल्यू आ रही है 17.98 डिग्री। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, अब आपको ये मालूम हो चुकी है तो यहां से हम लोग रिलेट करेंगे और देखेंगे सेटबैक की वैल्यू। सेटबैक डिस्टेंस कितनी आ जाएगी,
दिस m इज इक्वल टू r माइनस डी कॉस अल्फा बाई 2 और इसकी वैल्यू बनेगी 200 माइनस 1.9 कॉस अल्फा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज अ 17.98 डिग्री। चेक कर लो कितनी बनी। सो दिस इज 200 माइनस 1.9 into cos answer and this value is 11.58 मीटर। ये हमारा आंसर नहीं है अभी, क्योंकि कहाँ से सेटबैक पूछा गया था, सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन से। सो अब हम लोग निकालेंगे सेटबैक डिस्टेंस सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m माइनस डी, और आई कैन राइट दिस इज 11.58 माइनस 1.94, चेक कर लो, माइनस 1.94, दिस इज 9.64 मीटर, 9.64 मीटर। ये हमारी फाइनल आंसर आ रही है सेकंड पार्ट की। सो 9.64, नियर बाय आंसर यू कैन सी 9.60 आंसर, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी। सो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप देखो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों का आंसर हो गया। सो मैं आपको दिखा दे रहा हूं जो भी हमने यहाँ पे दिखाया आपको, आप इसको अब लिख लो। दिस इज ऑल अबाउट चलो ये सेटबैक डिस्टेंस यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। और हॉरिजॉन्टल हम लोग क्या पढ़े थे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में, 4 पोर्शंस थे ना, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, उसके बाद साइड डिस्टेंस, उसके बाद हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, उसके बाद वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट फिनिश हो चुकी है, इसका मतलब कि आउट ऑफ द 4 पोर्शन 3 पोर्शंस ऑफ द ज्योमेट्रिक डिजाइन वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। द लास्ट पोर्शन दैट इज वर्टिकल अलाइनमेंट इज लेफ्ट, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बस इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, वर्टिकल अलाइनमेंट। थैंक यू।